बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 9 कंपार्टमेंट एग्जाम 27 अप्रैल 2024 के लिए साइंस का पेपर। आप मेरे साथ फटाफट जुड़िए और क्वेश्चंस को करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्यूरिंग द समर वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। तो गर्मियों में जो घड़े में रखा हुआ पानी होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन है इवेपोरेशन। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो आप समझ लें। इवेपोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना है, एक बात याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ऐसे आप याद कर लेना। बाकी इसका आंसर क्या है? इवेपोरेशन, ऑप्शन डी। इवेपोरेशन के कारण ही क्या होता है? घड़े में रखा हुआ पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस compressing unit and found that the gas can be liquefied under the specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with the friend, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. तो क्या सेट ऑफ कंडीशन करेक्ट है? ठीक है, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो आपको क्लियर है कि कौन सी सेट ऑफ कंडीशन करेक्ट होती है। तो जनरली बेटा ऐसे क्वेश्चन, जब भी हम गैस को किसी वेसल में, किसी बर्तन में रखते हैं तो हमें क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं और प्रेशर को हाई कर देते हैं। तो ऑप्शन है इसका सी। वैसे भी आप याद कर लेना कि गैस के लिए क्या है? लोअरिंग द टेम्परेचर एंड हाई द प्रेशर। रीजन क्या है? अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा? पार्टिकल जो है क्या होंगे? बहुत तेजी से मूव करने शुरू कर देंगे और वेसल में उनको उस गैस को फिल करना पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसमें शो नहीं करता? तो टिंडल इफेक्ट हमेशा जो है ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें शो नहीं करता। तो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि जब सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वाटर का जो पार्टिकल में स्पेस होता है उसमें सॉल्ट क्या हो जाता है? अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो वहाँ टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। बाकी सब जो है कोलाइडल है तो इनमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शन डी समझ आ गया। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनके पार्टिकल के जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली फिल हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ द फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। तो हमें फॉस्फोरस का फॉर्मूला पता है ना, P4। तो इसके अंदर कितने एटम है? 4 एटम है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। यानी ये एटोमिसिटी की बात कर रहा है। समझ लो, एटोमिसिटी ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने बात करी CO2 की, और बोला किसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे? तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो हम बोल देंगे भाई इसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। तो एटोमिसिटी जो है वही ये पूछी गई है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल का भी हो सकता है, वो डबल का भी हो सकता है। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछा है। तो पोटेशियम को का सिंबल क्या है? के, और सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4 है। ये बात तो आपको पता ही है। पोटेशियम की जो वैलेंसी है 1 है और सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K2SO4। ऑप्शन सी। क्लियर हो गया कैसे बना फॉर्मूला? आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का सिंबल SO4, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2। तो फॉर्मूला बना दिया इससे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन Na11 और Mg12। सोडियम के 11 और मैग्नीशियम के 12 में जो है वैलेंसी कितने क्या होगी? तो बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे तो पता ही है आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का 11 है, तो यहाँ पे 11 और 12, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीशियम के 12 और सोडियम के 11 होंगे। नेक्स्ट, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव द वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम चेक कैसे करते हैं? वैलेंसी को हम प्रोटॉन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। और हमारी जनरली जो सेल होती है वो क्या होती है भाई? हमारी सेल होती है वो क्या होती है? के सेल क्या होती है बेटा? के और एल। के सेल में क्या होता है? 2, एल में 8 होते हैं ना मैक्सिमम, यही तो रूल है। तो यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। तो के में हम 2 ने 2 लगा दी तो बचे कितने? 1। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन 7 का जो है 7 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्लियर है बेटा? फर्स्ट टू 7 के आंसर क्लियर हो गए। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कारण पानी ठंडा हो जाता है घड़े में। नेचुरल गैस कैसे हम किसी वेसल में भर सकते हैं? टेम्परेचर को लो करके, प्रेशर को हाई करके। टिंडल इफेक्ट कहाँ पे शो नहीं करेगा? ट्रू सॉल्यूशन में, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉस्फोरस की में कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है फॉस्फोरस का? P4। क्लियर है। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? K2SO4।
नेक्स्ट है प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे सोडियम में और मैग्नीशियम में, तो सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि वैलेंसी बताओ जिसके 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, सब कुछ किससे होता है हमारा प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंगली हमने शेल पे यूज कर लिया के और एल में, के में 2 और एल में कितने हो गए 1 हो गए इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुक जाओ, जो कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक मिनट वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, विच सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए। तो किसमें अपना खुद का डीएनए होता है? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्टोर होती है? एटीपी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसमें अपना डीएनए होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। उसके अलावा इसमें क्या होती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन हार्ट। हार्ट में कौन सा मस्कुलर टिश्यू होता है? ठीक है, तो हार्ट में कार्डिक मसल्स होती है। बोला ना विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन हार्ट, तो कार्डिक मसल, इसका आंसर क्या होगा? कार्डिक मसल। वैसे भी तुम्हें पता ही होगा, जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मस्कुलर टिश्यू हार्ट में कहाँ कौन सा है? कार्डिक मसल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में 2-3 चीजें और याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये याद रखना, कई बार डिफरेंस आ जाता है पेपर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये सब करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज कॉल्ड। तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब पता है ना आपको? टाइम के अकॉर्डिंगली ही सेम डिस्टेंस को क्या कर रही है? वो कवर कर रही हो। जैसे वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी कितना करेगी? 2 ही किलोमीटर डिस्टेंस करेगी। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? टाइम तो रिमेन कांस्टेंट, चेंज होता रहेगा, पर जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। टाइम सेम चलेगा मगर स्पीड में क्या होगा? चेंजेस होंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म में क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे उसके अकॉर्डिंगली स्पीड भी उतनी ही चेंज होगी। तो यहाँ पे बोला है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन अ टग ऑफ वार इफ बोथ द टीम अप्लाई फोर्स ऑन द रोप बट द रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड, व्हाई डज इट हैपन। ठीक है, कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं मगर जो रोप है किसी भी साइड मूव नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का मेन कारण क्या है? यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं को मूव करेंगे। अगर हम दीवार की तरफ अपना फोर्स लगाएं तो क्या वॉल मूव करती है? नहीं करती, वहाँ बैलेंस फोर्स है। अगर अगर हम वॉल की जगह चेयर पे फोर्स लगाएंगे तो चेयर क्या होगी? वो मूव होगी। तो यानी वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होगा। तो बैलेंस फोर्स क्या होती है? जहाँ पर जो है कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई ना दे फोर्स का। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम के ऐसा यूनिट, मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? किलोग्राम से। तो मास की लिए क्या लगाएंगे हम? केजी। और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यही होती है ना बेटा। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज m देन द मास ऑफ मून ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो अगर किसी बॉडी का मास अर्थ में क्या है? m है, तो उसका जो है मास मून में कितना होगा? तो बेटा यहाँ पे बोला है मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज m, द मास ऑफ अ मून ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। तो याद रखना, मास अर्थ हो मून हो कहीं भी हो, मास हमेशा सेम रहता है। मास नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। मास ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। तो मास हर जगह पे सेम रहेगा मगर वेट में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में मास लिखा है
तो आप सेम लिख दोगे, मून पे भी सेम रहेगा, अर्थ पे भी सेम रहेगा। मगर अगर वेट बोलते थे तो वेट मून में क्या हो जाता, W/6 हो जाता। वेट मून पे, याद रखना, मून पे वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, अर्थ पे वेट चेंज हो जाएगा। अगर मून में कुछ है तो अर्थ में कुछ हो जाएगा, मगर मास में फर्क आएगा, क्योंकि मास अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। तो मून में अगर वेट पूछेंगे तब M/6 लगा देना, मगर अगर मास पूछेंगे तो हर जगह पे सेम रहेगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला है किसी, क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m has a momentum p, the kinetic energy k, then which of the following correct। तो हमारे को बोला है कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मोमेंटम को हमने p से रिप्रेजेंट करा है, काइनेटिक एनर्जी k। तो बताओ इसमें से कौन सी करेक्ट होगी। तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इक्वल टू हाफ mv² होती है, k इक्वल टू हाफ mv², यही है। अब आप क्या करो, हाफ तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे ये मास और वेलोसिटी को v इंटू वी कर दो। क्या कर दो, v इंटू वी। हमें पता है mv का मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो हम लिख देंगे mv की जगह p। अब क्या बचा, सिंगल v, नीचे क्या आया 2, तो p.v/2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ की जगह हाफ रहने दो, मास की जगह मास, और वेलोसिटी v² है तो v² को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू वी। और mv किसको रिप्रेजेंट करता है, p इंटू वी को, तो p इंटू v/2, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स, कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसकी स्पीड क्या हो, डबल हो, तो बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। स्पीड जब आती है तो काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर कोई एनर्जी स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कब यूज करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कब यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। मगर कोई एनर्जी, किसी में एनर्जी स्टोर हो रही है या कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे चला जाए तो वहां पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे खिलौना है, उसमें आपने चाबी भर दी तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, समझ आया। पर अगर कोई मूविंग कार है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, तो ऑप्शन बी। अब हम असर्शन रीजन करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ये बोला गया है। तो इसका असर्शन आपका करेक्ट है। मास मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, मास ना चेंज हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। एटॉमिक मास इज मेजर इन mg, ये गलत है, एटॉमिक मास को हम mg से मेजर नहीं करते, तो इसका रीजन फॉल्स है। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू स्केलेरेंकाइमा, गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा के कारण आती है, तो इसका रीजन गलत है। इट मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये ठीक है। स्केलेनकाइमा के कारण प्लांट सीधा खड़ा रहता है, हार्ड हो जाता है प्लांट, तो इसका रीजन करेक्ट है, ऑप्शन वापस से सी आ जाएगा। क्योंकि जो स्केलेनकाइमा होता है वो प्लांट को क्या देता है, प्लांट को टफनेस देता है, प्लांट को हार्ड बनाता है, तो ठीक है, तो रीजन इसका करेक्ट है, असर्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बैलेंस फोर्स होती है, डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो है कोई भी कॉज नहीं करती उसकी स्टेट को चेंज करने में, तो इसका असर्शन आपका करेक्ट है। और बोला है बैलेंस फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो जो इसका रीजन है क्वेश्चन नंबर 19 का वो फॉल्स है, इसके कारण ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है सेट बी की, आप उसे भी देखिएगा ताकि आप अपने चैनल से आप अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सेट बी, सेट सी और सेट डी की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ये कंपार्टमेंट प्रिपरेशन है, जो आपका 27 अप्रैल को एग्जाम है, उसी की प्रिपरेशन है। आप अच्छे से क्वेश्चंस को खुद करके देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए।